तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, रोल ऑफ अल्कली। जैसा हमने फर्स्ट जो है रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड P2O5 यूज किया था, डिस्कस किया था। दूसरा रिएजेंट हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और तीसरा जो है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रोल ऑफ अल्कली। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि अल्कली किसको कहते हैं हम लोग, तो जो वाटर सॉल्युबल बेस होता है, वाटर सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड अल्कली। जो बेस वाटर सॉल्युबल होता है उसको हम लोग अल्कली कहते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स जो है वो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है रोल ऑफ एक्वस अल्कली। जब हम लोग कहते हैं रोल ऑफ एक्वस अल्कली, इसका मतलब होता है कि इसमें 5 to 10% जो है वो बेस है और रिमेनिंग जो है वो 90 to 95% जो है वो आपका वाटर है। तो इसमें बेस का जो अमाउंट है, बेस का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, इसलिए इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा। तो हम लोग देखेंगे कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी एक्वस अल्कली आता है तो इसका क्या फंक्शन है, क्या काम करता है ये। जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग का काफी यूनिक मेथड है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। चैप्टर वाइज हम लोग रिएक्शन को कवर नहीं कर रहे हैं, रिएजेंट के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको ये समझना है कि when sp3 hybridized carbon containing halogen reacts with aqueous alkali, alkyl group is substituted by OH group. And hydroxy product is obtained. इसमें क्या देख रहे हो आप कि आपको इससे हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है। तो इसमें जब भी हम लोग रिएक्शन करते हैं, जैसे सपोज ये RX है, RX का रिएक्शन जब NaOH एक्वस के साथ करेंगे हम लोग, इसमें क्या होगा कि ROH प्लस NaX ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जैसे आपको पता है कि Na प्लस OH माइनस होता है, ये डेल प्लस और RX पे डेल माइनस होता है। तो इसमें सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और अल्कोहल बनता है। जैसे मान लो आपको C2H5Cl दिया हुआ है, इसका रिएक्शन यदि हम लोग NaOH एक्वस के साथ करते हैं तो ये Cl जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, OH ग्रुप से। ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, कॉमन रिएक्शन है। लेकिन इसमें हमें यह देखना है कि NaOH का जो स्ट्रेंथ है वो, चूंकि ये एक्वस मीडियम में है तो इसका स्ट्रेंथ काफी कम है, इसलिए ये जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हेलोजन होगा तो वहां से ये हेलोजन रिमूव नहीं हो सकता। जैसे ये रिएक्शन यदि हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH Cl के साथ करते हैं NaOH का, और यहां एक चीज ध्यान रखना आप, यदि एक्वस है तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन जब हम इसको हीट कर देंगे, टेम्परेचर अप्लाई करते हैं एट हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पे ये बॉन्ड जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड जो है ये रेजोनेंस हाइब्रिड, ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इसके चलते ये बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हाई टेम्परेचर के केस में ये CH2HOH बनता है। और आपको पता है कि ये इनॉल है, तो इनॉल है तो ये क्या होगा, टॉटोमराइज हो जाएगा। तो इस केस में ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो जाता है और हाइड्रोजन यहाँ चला आता है, ये प्रोडक्ट बनता है CH3C डबल बॉन्ड OH। जैसा कि मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शंस में किसी तरीके का आपको डिफिकल्टी लगता है तो उसको एक्सपेंड कर दो। जैसे सपोज यहाँ कुछ बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि ये कैसे हमने स्ट्रक्चर लिख दिया, ये इनॉल है। इनॉल इसलिए कहते हैं कि सेम कार्बन से, जिस कार्बन से OH अटैच है उसी से एल्कीन है और इसी से अल्कोहल ग्रुप है, OH है। तो इसका हम लोग इन वर्ड
एल्कीन का ये EN वर्ड यूज करते हैं और अल्कोहल का लास्ट 2 वर्ड, और यह डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और हाइड्रोजन जो है ये माइग्रेट हो जाता है यहाँ। ये प्रोडक्ट बनता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो लेकिन जब ये सिंपली मतलब जब हम इसको टेम्परेचर पे हीट वगैरह नहीं किए हैं तो फिर यहां से ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। अब देखो जैसे अब यदि किसी कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है, जैसे सपोज ये CH2Br है, इसका रिएक्शन यदि हम लोग NaOH एक्वस के साथ करेंगे तो इसमें क्या करोगे आप, 2 मॉलिक्यूल लोगे आप। तो जब 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, चूंकि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है, ये CH2OH और CH2OH बनेगा, इसका नाम होता है इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। उसी तरीके से यदि सपोज हम लोग ये रिएक्शन लेते हैं CH2Cl CHCl CH2Cl और इसका रिएक्शन KOH के साथ करते हैं एक्वस के साथ, तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल आपको लेना है क्योंकि इसमें 3 क्लोरीन एटम अटैच है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CH2OH CHOH CH2OH। तो इसको हम लोग कहते हैं सिंपली इट इज कॉल्ड ग्लिसरॉल, या इसी को हम लोग कहते हैं ग्लिसरीन, इट इज आल्सो नोन एज ग्लिसरीन। इससे ग्लिसरीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें ये रिएक्शन इसलिए हो रहा है कि ये जो है क्या है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, इसलिए जितना भी हाइड्रोजन एटम है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अब जैसे आपको यहाँ रिएक्शन दिया हुआ रहेगा कि क्लोरोबेंजीन है ना, तो क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन यदि हम लोग NaOH एक्वस के साथ करते हैं तो NaOH एक्वस के साथ करेंगे तो इसमें नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि जो कंपाउंड हम लोगों ने लिया था विनाइल क्लोराइड है ना, तो विनाइल क्लोराइड के साथ भी ये रिएक्शन नहीं हुआ था। मैंने ऑलरेडी ये लिख रखा था लेकिन फिर दोबारा लिख देता हूँ, CH2CHCl, इसको कहते हैं, कॉमन नेम है इसका विनाइल क्लोराइड। कॉमन नेम काफी यूज होता है नीट के एग्जाम में, क्योंकि आयुर्वेद नेम तो बच्चे को पता रहता है लेकिन आपको साथ साथ जो इम्पोर्टेंट कॉमन नेम है वो आपको याद रखना है। तो NaOH के साथ जो है वो नॉर्मल कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन यही रिएक्शन जब एलाइल क्लोराइड के साथ होगा CH2Cl, इसको कहते हैं हम लोग कॉमन नेम एलाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन जब NaOH एक्वस के साथ होगा, ये सारे क्या है, एक्वस है, तो यहाँ ये प्रोडक्ट बनाएगा। क्यों प्रोडक्ट बनाएगा, ये जो Cl है ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, इसलिए ये विनाइल अल्कोहल प्रोडक्ट जो है ऊपर नहीं बना, नीचे ये एलाइल अल्कोहल बन रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, सो इट इज कॉल्ड एलाइल अल्कोहल। अब जैसे देखो ये रिएक्शन यदि हम इसको 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करते हैं तो ये प्रेशर काफी हाई प्रेशर है, मतलब ये कहलाता है हमारा डॉ प्रोसेस। डॉ प्रोसेस जो है, डॉ प्रोसेस, डॉ जो है यूएस की एक कंपनी है, ये केमिस्ट का नाम नहीं है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी है ये। इसलिए ये जो कंटेनर होता है जिसमें 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करा जाता है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग कंटेनर होता होगा, और इस पे फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो ये जो है प्रोडक्ट फिनॉल बनता है। ये हो गया हमारा क्या, इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे देखो मान लो अब हम लोग लेते हैं कुछ और रिएक्शन, एक्वस जो है वो काफी रिपीट होता है, और अब हम लोग लेते हैं जैसे सपोज कोई कंपाउंड है CH2Cl2, इसका रिएक्शन करते हैं एक्वस NaOH के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम करना है कि कार्बन की जो 4 वैलेंसी है उसको प्रॉपरली जिस एटम से वो अटैच है उसके साथ हम लोग लिखेंगे। जैसे ये CH2Cl2 है, इसका रिएक्शन यदि NaOH के साथ करते हैं एक्वस के साथ, तो इसमें क्या होता है कि ये 2 मॉलिक्यूल लोगे आप, तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब आपको ये प्रिंसिपल याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इफ सेम कार्बन कंटेन्स मोर देन 1 OH ग्रुप,
जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच होता है तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। If same carbon contains more than one OH group, then organic compound is unstable in nature. Organic compound is unstable in nature. अब ये कंपाउंड क्या है? अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है। इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म्स स्टेबल प्रोडक्ट। So it is unstable in nature and loses water molecule and forms stable product का फॉर्मेशन करता है। तो अब देखो आपको ये पता है कि ये कंपाउंड जो है ये क्या है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि एक कार्बन से दो OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब एक कार्बन पे दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उस केस में ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है। इस केस में क्या करेगा ये? मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ जो है ये वाटर लूज करेगा। तो वाटर लूज करेगा तो H और OH जो है ये रिमूव हो गया। ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक क्या है कि व्हेन टू सिग्मा बॉन्ड्स आर रिमूव्ड, वन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। दो सिग्मा बॉन्ड रिमूव हो रहा है। तो दो सिग्मा बॉन्ड रिमूव हो रहा है तो क्या होगा? एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो इस तरीके से जहां भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, जब दो एटम, एक एटम और दूसरा एटम यदि रिमूव होगा तो उस केस में क्या होता है? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा क्या होता है कि व्हेन one pi bond is dissociated, when one pi bond is dissociated, two sigma bonds are formed. बेसिकली पूरे केमिस्ट्री को हम देखें यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो इस दो कंसेप्ट के बेसिस पे ऑलमोस्ट 40% रिएक्शन कवर होता है। यही तो टेक्निक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, जहां भी डबल बॉन्ड है, जहां एडिशन रिएक्शन होगा, वहां क्या करना है? एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, दो सिग्मा बॉन्ड लगा देना है। और जब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं एल्काइल हैलाइड का, अल्कोहल का, तो उस केस में क्या करते हैं कि दो सिग्मा बॉन्ड रिमूव करते हैं, एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये चीज हम लोग इस पे कुछ बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल फंडामेंटल है, जिसपे मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कवर होता है। ये सब चीज कहीं दिया हुआ नहीं है, इसको मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप यदि ये ट्रिक सीख गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिएक्शंस है वो काफी सिंपल हो जाता है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे हम क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करते हैं एक्वस NaOH से, तो क्लोरोफॉर्म का यदि रिएक्शन करोगे आप CHCl3 का NaOH एक्वस के साथ, तो NaOH एक्वस के साथ यहाँ 3 मॉलिक्यूल है ना क्लोरीन का, तो 3OH यूज करेंगे, 3NaOH। तो यहाँ एक कार्बन से 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये कंपाउंड जो है ये अनस्टेबल होता है एंड इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक कार्बन के साथ 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जैसे एक वाटर रिमूव किए तो यहाँ बना HC डबल बॉन्ड OOH। अब मान लो कोई बच्चा बोलता है कि सर इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल और रिमूव कर देंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करोगे तो आप ये H और ये OH निकालना चाह रहे हो, तो जब ये एटम ही निकल गया तो फिर बॉन्ड किसके बीच बनाएंगे? तो इसलिए जब वाटर रिमूव होता है तो H जो है वो OH का जो H है वो H रिमूव होता है, इस H को नहीं निकालेंगे हम। जैसे यहाँ यदि वाटर रिमूव करना होता तो इस H को इस OH के साथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये निकाल लोगे तो एटम बचेगा ही नहीं, तो एटम बचेगा नहीं तो बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा। तो ये जो है ये बन गया हमारा फॉर्मिक एसिड, या इसी का आयुर्वेदिक नेम है मिथेनोइक एसिड। लेकिन जब आपको फाइनल प्रोडक्ट लिखना होगा तो आप फिर इसका रिएक्शन करोगे NaOH के साथ, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये एक ही कंटेनर में NaOH और क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। तो जब एसिड बना तो एसिड फिर बेस के साथ रिएक्ट करेगा और ये सॉल्ट बनाएगा, इसलिए आपको फाइनल प्रोडक्ट लिखना है HCONA, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट।
So when chloroform reacts with aqueous NaOH, finally you will get sodium formate और sodium methanoate. अब नेक्स्ट यदि हम इसका रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड का करते हैं NaOH के साथ, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम जो है, इसका नाम पायरीन भी होता है, पायरीन, PYRENE का पायरीन। इसका रिएक्शन यदि आप NaOH एक्वस से करोगे तो इसमें कितना हाइड्रोजन एटम है, 4 क्लोरीन एटम है, सो यू हैव टू टेक 4 मॉलिक्यूल। तो एक कार्बन से 4 OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। जब 4 OH ग्रुप अटैच हुआ, ये क्या है, ये अनस्टेबल है। ये आपको सीखना है, ये मेन चीज जो है। यहां से जैसे हमने वाटर रिमूव कर दिया, ये बना C डबल बॉन्ड O, ये CO2 बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और इसमें क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल वाटर का जो है वो रिमूव हो रहा है, और इसमें ये NaOH प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि यदि NaOH प्रेजेंट है तो CO2 वो अपने आप रिएक्ट करेगा, इसलिए इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा Na2CO3। ये डिपेंड करता है कि जो नीट के एग्जाम में वो फाइनल प्रोडक्ट क्या दे रहा है, उसमें जो 4 चॉइसेस है, चॉइस के बेसिस पे इसका आंसर हम लोग करेंगे। तो ये हुआ हमारा रोल ऑफ एक्वस अल्कली। एक्वस अल्कली का ये काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें रोल ऑफ डाइल्यूट अल्कली। सो नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ डाइल्यूट अल्कली। तो ये अल्कली के हेडिंग में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका ये सेकेंड हो गया, मतलब जो रिएजेंट है वो हमारा रोल ऑफ अल्कली है, और अल्कली के अंदर इसका सब डिवीजन है। आप देखोगे कि इसमें मोस्टली रिएक्शंस अल्कली, 100% श्योर है कि अल्कली से एक प्रॉब्लम रहना ही रहना है किसी भी कंडीशन में, किसी भी एग्जाम में, नीट में तो स्पेशली रहता ही रहता है। तो रोल ऑफ डाइल्यूट अल्कली का मतलब होता है कि डाइल्यूट अल्कली के केस में 15 to 20% जो है वो 15 to 20% होगा क्या, 15 to 20% इसमें बेस होता है, बेस, और जो रिमेनिंग है 80 to 85%, सो 80 to 85% वाटर होता है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इसका स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रहा है। अब इसका काम क्या है, जब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में डाइल्यूट अल्कली आता है, इसका काम होता है इट आंसर्स एल्डोल कंडेंसेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इट आंसर्स एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो आपको इसको ठीक से समझना है एल्डोल कंडेंसेशन को। तो इसका नाम क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मींस यूनियन ऑफ मॉलिक्यूल। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा वो कंडेंस करेगा। कंडेंसेशन मींस when two molecules combine together and it loses simple molecule like water, ammonia, so the process is called condensation. ये मेन डिफरेंस होता है कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन में। पॉलीमराइजेशन में जब दो मॉलिक्यूल कंबाइन होता है तो उसमें जनरली वाटर मॉलिक्यूल ये सब लूज नहीं होता, वो क्या होता है एक दूसरे के साथ कंबाइन होते जाता है। लेकिन कंडेंसेशन के केस में क्या होता है कि देयर इज रिमूवल ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। तो एल्डोल कंडेंसेशन मींस कि ये जो कंडेंस होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो एक ही कंपाउंड में एल्डिहाइड भी होता है और अल्कोहल भी होता है, इसीलिए उस कंपाउंड में एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों प्रेजेंट है। तो उसमें हम लोग कंपाउंड का नाम लिखने के लिए फर्स्ट 3 लेटर एल्डिहाइड का लेते हैं और लास्ट 2 लेटर ऑल का लेते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसका आप स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि व्हेन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड at least 1 alpha hydrogen containing carbonyl group compound when condensed with other carbonyl group containing compound condensed product aldol is obtained।
तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसको आप ठीक से समझना, इसमें बहुत सारे टाइप्स को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं एक जगह। तो जैसे सपोज हम लोग इथेनॉल का रिएक्शन करते हैं CH3CHO, और ये रिएक्शन होता है डाइल्यूट NaOH के साथ। तो इसमें एक ही कंपाउंड दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। ये ट्रिक्स आप सीखो इसमें कैसे करते हैं। ये C डबल बॉन्ड H है और दूसरा मॉलिक्यूल भी हम इसको एक्सपेंड करके लिख लिए। तो इसमें कंडीशन क्या है कि कंपाउंड के साथ अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। सो कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो हम लोग को इसमें जैसे एल्डिहाइड है, अब बच्चे को इसमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको स्टूडेंट्स कि भाई इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन होता है दैट हाइड्रोजन which is attached with alpha carbon, that hydrogen which is attached with alpha carbon, which is attached with alpha carbon। जो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उसको कहते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद अब क्वेश्चन ये होता है कि अल्फा कार्बन क्या है, व्हाट इज अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन हम लोग उसको कहते हैं जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच होता है। So that carbon which is directly attached with functional group, जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है उस कार्बन को कहते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। जैसे आपको पता है कि एल्डिहाइड का या कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जो है वो C डबल बॉन्ड O है। इसमें यदि H है तो ये एल्डिहाइड है, और इसमें यदि कार्बन है दोनों साइड तो वो कीटोन है। तो ये जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। अब जो ये हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए अल्फा कार्बन होना चाहिए, और अल्फा कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच है। और इसमें जो हाइड्रोजन अटैच होगा दैट हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन शो करता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ये 2 मॉलिक्यूल हमने क्या किया, इथेनॉल का यूज किया। अब इसमें जो ये अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ आएगा। देखो अभी मेरा पर्पस ये है कि आपको कम से कम एफर्ट में मैक्सिमम मार्क्स कैसे आएगा वो दिखाना, इसलिए अभी हम रोल ऑफ रिएजेंट डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बोला कि नीट का ये मैं काफी एग्जॉस्टिव सीरीज बनाऊंगा ताकि आपका सारा का सारा मटेरियल यहाँ मिलेगा। तो मैकेनिज्म को हम अलग से कवर करेंगे जब मैं नेमिंग रिएक्शन अलग एक सीरीज बनाऊंगा इसी में, मतलब लेक्चर वाइज जैसे हम डाल रहे हैं। तो जब नेमिंग रिएक्शन होगा तो वहां हम इसको कंप्लीटली उसके मैकेनिज्म के साथ बताएंगे कि कैसे ये रिएक्शन होता है। अभी हम लोग को केवल इसका प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। तो ये हम इसको CH3CO के साथ H अटैच हुआ, ये बॉन्ड आपको पता है कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ ये अल्फा H हो गया। और अब आप इसको इमेजिन करो जैसे यहाँ 2 बॉन्ड फॉर्म हुआ, एक ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ तो ये हाइड्रोजन अटैच हो गया। अब इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई और एक वैलेंसी इसका खाली हो गया, यहाँ खाली है ये वैलेंसी। तो कुछ देर के लिए आप इमेजिन करो कि जैसे बोर्ड से हमने इसको निकाल लिया, इस मॉलिक्यूल को यहाँ से बाहर निकाल के इसमें यहाँ चिपका देंगे इसको। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CHCHO। अब देखो ये कंडेंस हो गया, 2 मॉलिक्यूल एक में आके क्या हो गया, अटैच हो गया। और इस एक ही कंपाउंड में ये एल्डिहाइड ग्रुप है और अल्कोहल ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एल्डोल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन में यदि इसको स्लाइटली हीट करेंगे हम लोग एबव रूम टेम्परेचर, बहुत नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज हो जाता है। तो वाटर कैसे लूज होगा, जैसे ये कार्बन है जिससे OH अटैच है तो इसका एडजेसेंट कार्बन ये भी है, और ये जो जिस कार्बन से OH अटैच है उसका एडजेसेंट कार्बन ये भी है। तो हम लोग को हाइड्रोजन उस एडजेसेंट कार्बन से निकालना है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस है। जहां जैसे इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 3 है,
तो हाइड्रोजन को OH को यहां से और H को यहां से निकालेंगे हम, तो ये वाटर रिमूव हो गया और ये हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2CHO। ये प्रोडक्ट हमारा बना इनल। अब इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? 1 2 3 4, इट इज कॉल्ड ब्यूट 2 इनल। अब इसे इसका नाम लिखना था हमको, ये हो गया 1 2 3 4, इट इज कॉल्ड 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि इसका कंपाउंड का आईयूपैक नेम लिखते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम लोग अब इसमें जैसे सपोज दो मॉलिक्यूल लेते हैं और ये दो मॉलिक्यूल अलग अलग लेते हैं, एक है CH3CHO और दूसरा है CH3CH2CHO। इफ यू टेक टू डिफरेंट एल्डिहाइड और इफ यू टेक वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये रिएक्शन जो है ये कहलाता है क्रॉस्ड एल्डोल और इसको भी कहते हैं हम लोग क्रॉस्ड एल्डोल। तो इसमें एक क्वेश्चन आपको अपने से बनाना है, एक मैं अभी सॉल्व कर देता हूं, साथ साथ आप इसको अपने से भी, मतलब आपको ये फीलिंग होना चाहिए कि हम जो है क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ये ऑनलाइन क्लास नहीं ऑफलाइन क्लास होता है, इसलिए पेन पेंसिल लेके पेन और पेपर लेके आप बैठो ताकि क्वेश्चन को साथ साथ आप करो उसको। तो मैं इसी को ले लेता हूं या इसको, जो भी लो, आपको केवल ध्यान रखना है। जैसे सपोज मैं इसको लेता हूं कीटोन वाले को, ये CH3C डबल बॉन्ड OH और प्लस ये CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एक साइड को मैंने एक्सपेंड किया अल्फा हाइड्रोजन के पर्पस के लिए। अब आपको पता है कि एक ही कंटेनर में ये रिएक्टेंट प्रेजेंट है, इसका तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना, क्योंकि आप कम से कम ये 1 मोल लेते हैं या सपोज 0.5 मोल भी लेते हैं, 10 ग्राम भी लेते हैं, तो उसमें लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल जो है, जैसे ऊपर अभी हम लोगों ने किया था, तो ये अपने साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा CH3COH और ये भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये सेल्फ हो रहा है। तीसरे केस में क्या होता है कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन ये यहां जाएगा, ये थर्ड प्रोडक्ट बनेगा, और फोर्थ केस में ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो यहां आएगा। तो इस तरीके से जब दो कंपाउंड होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उस अल्फा हाइड्रोजन के केस में ये जब इसका रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट NaOH के साथ करते हैं, तो इसमें 4 डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होता है, 4 डिफरेंट एल्डोल प्रोडक्ट इज फॉर्म। अब इसे हम लोग को एक ही मेन प्रोडक्ट लिखना है, जैसे सपोज एग्जाम में दिया हुआ है एक प्रोडक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। ये दो मॉलिक्यूल अलग अलग है, तो ऐसा हो सकता है कि ये एक ही कंपाउंड का दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाए, एक प्रोडक्ट ये, या दूसरा इसका कीटोन का दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाए, सेकेंड प्रोडक्ट। थर्ड केस में इसका अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आ गया, या फोर्थ केस में इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ चला गया। तो जब एक प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट निकालना होगा, तो जो कम रिएक्टिव होता है, जो लेस रिएक्टिव कंपाउंड होता है, उसका अल्फा हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव कंपाउंड के ऑक्सीजन के साथ अटैच होके, ये गलती नहीं करना आपको। देखो प्रोडक्ट तो 4 बनेगा, लेकिन जब एक प्रोडक्ट हमें डिसाइड करना होगा तो उसमें हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं? जो लेस रिएक्टिव कंपाउंड है उसका अल्फा हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव कंपाउंड के ऑक्सीजन के साथ अटैच होके एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि इस केस में जो है वो हम लोग इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है? तो एल्डिहाइड इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड जो है वो कीटोन से हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होता है। जब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन को हमें कंपेयर करना है रिएक्टिविटी को, तो एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, कीटोन कम रिएक्टिव होता है। और जब दो एल्डिहाइड को कंपेयर करना है तो लोअर एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन हायर एल्डिहाइड। मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, वो एल्डिहाइड लेस रिएक्टिव होगा। दैट इज कॉल्ड, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ
रिएक्टिविटी। और उसी तरह से जो लोअर कीटोन है दैट इज मोर रिएक्टिव देन हायर कीटोन। ऑब्वियसली जैसे जैसे लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता है, लार्ज होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, तो उस केस में उसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। यहां यदि हम लोग को एक प्रोडक्ट लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कीटोन का एक अल्फा हाइड्रोजन है वो यहां आकर, जैसे ये CH3 CO के साथ H हो गया और यहां हो गया CH2 CO CH3, ये बना कंडेंस्ड प्रोडक्ट। और फिर जब इसको हीट करेंगे हम लोग, तो हीट करेंगे तो आपको पता है कि इसमें वाटर रिमूव होगा, OH यहां से, और ये जो कार्बन है जिससे OH अटैच है उस कार्बन का एडजेसेंट कार्बन ये कार्बन है और इसका एडजेसेंट ये कार्बन है। तो इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, तो इसीलिए जो है ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा। सो दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH CO CH3, ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो इस तरीके से ये कहलाता है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। एक आपको हम लोग, मैं आपको एक नया यहाँ ये बताता हूं, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग को एल्डिहाइड और कीटोन में 2 एल्डिहाइड ग्रुप या 2 कीटोन ग्रुप चाहिए था। अब यहां यदि एक ही कंपाउंड में 2 एल्डिहाइड ग्रुप है या 2 कीटोन ग्रुप है या एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, तो ये क्या होगा, कंडेंस्ड हो जाएगा। और कंडेंस्ड प्रोडक्ट के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब जैसे मान लो आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ कार्बन, हम मान लेते हैं इसे 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ C डबल बॉन्ड H है और यहाँ भी C डबल बॉन्ड H है, दैट इज कॉल्ड हेक्सेन 1,6 डाइथाइल। अब इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग डाइल्यूट NaOH के साथ, ठीक है। तो अब यहां आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर देना है। तो यहां जो भी वैलेंसी इसकी अनसेटिस्फाइड है उसको हाइड्रोजन से अटैच कर दी। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है ये नंबरिंग कर देते हैं इसकी 1 2 3 4 5 6। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो आकर यहाँ अटैच होगा। तो ये यदि अटैच हो गया तो बेसिकली क्या है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये H आकर यहाँ अटैच हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई इसको पूरे को आप यहां से निकाल के और यहां इसमें लगा दो, चिपका दो इस तरीके से। तो ये हो गया C और ये है डबल बॉन्ड O। ये जो कार्बन है, ये कार्बन इससे ये CHO है ना, क्योंकि इस कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा। और अब यहां जो हमारा 1 नंबर कार्बन है, ये 2 3 ये 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, ये क्या हुआ, ये साइक्लिक कंपाउंड बन गया। इंटरनल है ना, तो इसको आप चाहो तो जैसे मर्जी वैसे आप लिख सकते हो, ऐसे 1 2 3 4 5। तो 1 के साथ क्या है, 1 के साथ OH है और ये 1 2 3 4 5। इसको मैं साइक्लिक फॉर्म में लिख रहा हूं, वैसे भी आप लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है। और ये जो 5th नंबर कार्बन है इसमें क्या है, इसमें C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। और यहां आपको पता है कि सब जगह हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो होता ही है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, रिमेनिंग वैलेंसी हाइड्रोजन से अटैच है, यहां एक वैलेंसी हाइड्रोजन से है। तो अब इसको यदि हम हीट करेंगे तो हीट करोगे आप तो वाटर रिमूव होगा, OH यहां है। अब जैसे इधर जो 2nd नंबर कार्बन है, इस 2nd नंबर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और ये जो 5th नंबर कार्बन है इस पे 1 हाइड्रोजन है। तो हम लोग ये डिस्कस किए थे कि मोर प्रेफरेबली ये यहां से रिमूव होता है, इसलिए आप इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इस तरीके से लिख दोगे इसको। ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ CHO हो गया, 1 2 3 4 5 6।
तो आपको यदि एकाएक आप देखते हो बुक में या इसको, तो आपको लगता है यार कैसे निकल गया, क्या हो गया। बड़े सिंपल सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, इसीलिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इनॉर्मस ग्रोथ क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो है ये बेसिक, ये एक सर्टेन रूल को फॉलो करता है। और जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा, तो इसमें आप एल्डिहाइड ले सकते हो, एक्सियल कीटोन ले सकते हो, या दोनों कीटोन ले सकते हो, है ना। अब मैं एक चीज करूं, ये तो समझ गए आप लोग, मैं अब इसको चेंज करता हूं। कंपाउंड जो है, जैसे यहां CHO है, यहां मैं CH3 ले लेता हूं, और यहां भी CH3 ले लेता हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, ये CH3 है तो यहां ये CH3 रहेगा, और यहां भी ये क्या होगा, COCH3 रहेगा, नहीं यही तो होगा। अब यहां जो है, यहां क्या करोगे आप, एक CH3 लोगे, और यहां जो है ये COCH3 है। कितना बिल्कुल सिंपल सा चीज है ना। अब यहां ये CH3 है, और यहां ये क्या है, COCH3 है, बात खत्म। मतलब सारा खेला किस पे, अल्फा हाइड्रोजन पे है। तो इसीलिए इसको आपको समझना है। ऐसे मैं एक सेपरेट एक बनाऊंगा, कंडेंसेशन रिएक्शन पे एक सेपरेट लेक्चर दूंगा, उसमें करीब 1 घंटे का। उसमें जैसे एल्डाल कंडेंसेशन तो हमने डिस्कस कर ही लिया, क्लासियन कंडेंसेशन, परकीन रिएक्शन, उसके बाद स्क्विनेट रिएक्शंस, तो उसमें जितने भी और टाइप के, जैसे नाइट्रो कंटेनिंग ग्रुप होता है उसमें कंडेंसेशन होता है। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन मोस्टली होता है वो हम लोग जानते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। उसके साथ साथ कंडेंसेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग सेपरेट डिस्कस करेंगे। मेरा ये मोटो है, पर्पस है कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट आपको दूं, ताकि आप शानदार तरीके से प्रिपेयर होके जाओ नीट के एग्जाम में, और 100% आपको रिजल्ट लेना है बेस्ट रैंकिंग के साथ। अब हम लोग इसमें जैसे डाइल्यूट अल्कली डिस्कस कर लिए, अब नेक्स्ट है इसमें हमारा रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। तो थर्ड वन इज रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। तो कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली में क्या होता है कि आपको पता है, इट आंसर्स Cannizaro's reaction, it answers Cannizaro's reaction। जहां भी कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली का काम क्या होता है, ये Cannizaro's रिएक्शन शो करता है। अभी जैसे हम रोल ऑफ रिएजेंट के बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं, तो तीसरे ही लेक्चर में 1-1.5 घंटे के बाद हम लोग कोई भी प्रॉब्लम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बना सकते हैं। इसलिए हम चैप्टर वाइज नीट के लिए प्रेफर कभी नहीं करते। रिएजेंट के बेसिस पे आप करोगे तो 3-4 लेक्चर मेरा सुनने के बाद आप जो है कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी अटेम्प्ट कर सकते हो जो रिएक्शन बेस्ड है, और जब मैं मैकेनिज्म करा दूंगा तो आप 80% प्रॉब्लम कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप। तो इसीलिए यहाँ क्या है, जब कहीं भी कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली होगा तो इसका काम होता है Cannizaro's रिएक्शन। और Cannizaro's रिएक्शन कौन शो करता है, तो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड undergoes disproportionation reaction and gives self oxidized and self reduced product। मतलब एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट देगा और एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट देगा। इट गिव्स सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड एंड सेल्फ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। ये जो Cannizaro's रिएक्शन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी एल्डोल कंडेंसेशन में। और अल्फा हाइड्रोजन जब नहीं होगा, जैसे सपोज ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड OH और इसमें H अटैच है। अब इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ कोई कार्बन अटैच नहीं है। तो इसका जब रिएक्शन करते हो आप कौन के NaOH के साथ, तो इसमें एक कंपाउंड दिया हुआ है, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ तो HCOH बना।
और एक मॉलिक्यूल क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो ये CH3OH बना। तो इसमें दो ग्रुप चाहिए हमें एल्डिहाइड का, एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस होगा, इसलिए हमने इसका दो मॉलिक्यूल ले लिया। और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ये होता है, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, ऑलरेडी कंटेनर में प्रेजेंट है, तो इस रिएक्शन को हम रोक नहीं सकते, इसलिए हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो कई बार ये भी चॉइस दिया रहता है, जब ये चॉइस नहीं है और ये है तो यही आंसर होगा। ऐसे आप इसका फाइनल आंसर लिख सकते हो इसको। अब जैसे कोई स्टूडेंट बोलता है सर मैं आंसर ये लिखूं या ये लिखूं, ये तो चॉइस पे भी डिपेंड करता है, फोर्थ चॉइस में क्या दिया हुआ है। अदरवाइज आप फाइनल आंसर इसका लिखोगे HCOONA प्लस CH3OH। दूसरा, यदि बेंजल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन करते हैं हम लोग कॉन्क NaOH के साथ, तो इसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट जो है वो सॉल्ट लिख दिया, दो मॉलिक्यूल ले लो। ये क्या, ये है हमारा केनिजारोज रिएक्शन। मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा हूं अभी आपको, क्योंकि अभी हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम टाइम में कितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैकेनिज्म डिफरेंट, जब हम लोग नेमिंग रिएक्शन लेंगे तो वहां मैकेनिज्म को काफी डिटेल में बताऊंगा, 3 स्टेप 4 स्टेप में जो होता है स्टेप वाइज। अब देखो इसमें एक मॉलिक्यूल यदि हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का ले लें और एक बेंजल्डिहाइड का ले लें, और इसका रिएक्शन यदि हम लोग कंसंट्रेटेड NaOH के साथ करेंगे तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। अब इसमें बच्चे पूछते हैं कि सर यही क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसको क्यों नहीं? तो जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होता है, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड गेट ऑक्सीडाइज, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसलिए एक को हम ऑक्सीडाइज कर देंगे, एक को रिड्यूस कर देंगे। तो ये जो रिएक्शन है हमारा, ये कहलाता है क्रॉस्ड केनिजारोज रिएक्शन। क्रॉस्ड क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें एक एलिफेटिक है एक एरोमेटिक है, दो डिफरेंट टाइप का है। अब क्या करते हैं हम लोग को दो मॉलिक्यूल चाहिए था एल्डिहाइड का जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे CHO, इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइक्सल, या इसका अल्फेट नेम होता है इथेन 1,2-डायल। इसका कॉमन नेम आप याद जरूर रखना, इसका काफी यूज होता है, ऑक्जुलाइसिस वगैरह में भी यूज होगा। तो इसका रिएक्शन जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ करते हैं तो इसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। दैट इज कॉल्ड इंट्रा केनिजारोज रिएक्शन। इंट्रा केनिजारोज रिएक्शन क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि ये एक ही कंपाउंड के अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप है और उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रा केनिजारोज रिएक्शन। सो वन पार्ट गेट ऑक्सीडाइज्ड, अदर पार्ट गेट रिड्यूस्ड। अब एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भाई केनिजारोज रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो ये CCl3COH है और इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। तो मैं जब स्टूडेंट को देता हूं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो स्टूडेंट क्या करता है, जैसे मैं जनरल रूल बताता हूं कि भाई ठीक है इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो बच्चे बोलते हैं कि सर अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर ये एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। अब देखो बहुत बच्चे जो है वो फटाफट बोलेंगे सर आप तो गलत बता रहे हो, ये होता ही नहीं। पहले मेरी बात पूरा सुन लो, आप पूरा समझ लो। लाइफ में सबसे बड़ा जरूरी चीज क्या है कि यदि हम अपने टीचर का, अपने पेरेंट्स का बात पहले पूरा सुनते हैं, तो इसमें जैसे बहुत बच्चे देखे वो देखा कि यार ये तो गलत, सर गलत पढ़ा रहे हैं, कैसे हो सकता है, ये तो बहुत सारे बुक में है कि नहीं होगा। तो ये रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? और कुछ बुक में ये दिया हुआ भी है, इसलिए मैं ये क्लियर कर देता हूं कि ये रिएक्शन नहीं होता है। और क्यों नहीं होता उसका कारण ये है कि Cl जो है वो 3 Cl ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो कंपाउंड है
इसका सारा ये डिस्पर्स हो गया ना बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो वो काफी मतलब नलिफाई हो गया ऑलमोस्ट। तो इसीलिए ये जो है एल्डोल मतलब ये जो केनिजारोज रिएक्शन है ये शो नहीं करेगा। तो अब ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट जब लिखना होगा हमें, तो प्रोडक्ट के केस में मैं समझाने के लिए क्या लिखता हूं इसका कि NaOH के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं NaOH के साथ, तो ये यहां से यहां ये पार्ट ऐसे ब्रेक होता है और ये प्रोडक्ट बनता है CHCl3 प्लस HCOONA, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक रिएक्शन और देता हूं मैं आपको, जैसे ये HC डबल बॉन्ड H, यहां देते हैं CH3CHO और एक ये C डबल बॉन्ड OH, और यहां लिखा हुआ रहेगा NaOH। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में क्या रहता है, उसमें मेंशन नहीं रहता कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, एक्वस है, नहीं रहेगा। अब क्या करें, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक इसमें जब दो एल्डिहाइड अलग अलग है और एक में अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। मैं ये चाहता था इसको जब हम इसके पहले एल्डोल कंडेंसेशन डिस्कस कर रहे थे तो वहां भी बता सकते थे, लेकिन केनिजारोज रिएक्शन में इसलिए मैं सिखा रहा हूं इसको कि जब इसका कंडेंसेशन करेंगे और पूछेगा कि कितना मैक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो ये 2 डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स 2 डिफरेंट। जैसे जनरली एल्डोल में क्या होता है कि इफ देयर इज एल्डोल कंडेंसेशन इट गिव्स 4 प्रोडक्ट, लेकिन उस दोनों एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब यहाँ क्या है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है तो भाई इसका अल्फा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ जाएगा, तो C के साथ OH हो गया है ना, और एक वैलेंसी जो इसकी खाली है कार्बन की CH2CHO, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक हाइड्रोजन यहाँ गया, इसको उठा के पूरे को यहाँ चिपका दो CH2CHO है ना, ये एक प्रोडक्ट बना। और दूसरा प्रोडक्ट आपको पता है कि इसका 2 मॉलिक्यूल सेल्फ कंबाइन होगा, है ना, तो ये तो हम पहले ऑलरेडी एल्डोल कंडेंसेशन में डिस्कस कर ही चुके हैं कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट जो है वो CH3OH H, यहाँ मैं तेजी से इसलिए लिख रहा हूँ कि ये हम काफी डिटेल में इसको एल्डोल को डिस्कस कर चुके थे। तो इस तरीके से आपको मैं जितना एस्पेक्ट है एल्डोल कंडेंसेशन का और केनिजारोज रिएक्शन का, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि हम देखें तो 99% केस में नीट में हर एक साल एक प्रॉब्लम या तो केनिजारोज रिएक्शन से, केनिजारोज करने का मतलब है कि इंट्रा केनिजारोज या क्रॉस केनिजारोज या एल्डोल कंडेंसेशन का, और एक जो है हेलोफॉर्म टेस्ट का जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अल्कली का पोर्शन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो रीजेंट लिया है हमने वो सारे को सेलेक्ट करके लिया है, जो क्वेश्चंस जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया ब्रीफ करके कि कैसे किस तरीके से रिएजेंट को पढ़ना है हमें। तो फोर्थ हम डिस्कस करते हैं इसमें रोल ऑफ X2 एंड डाइल्यूट अल्कली, रोल ऑफ X2 एंड डाइल्यूट अल्कली। तो जब X2 means you can take any halogen atom like chlorine, bromine or iodine. So it answers haloform test. It answers haloform test. CHX3 का फॉर्मेशन होता है. It answers haloform test. जब भी haloform test किसी प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, haloform is it can be chloroform, it may be bromoform, it may be iodoform, कुछ भी रह सकता है उसमें। तो यदि प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि it gives positive iodoform test और पॉजिटिव क्लोरोफॉर्म टेस्ट, तो जहां भी क्लोरोफॉर्म होगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि या तो उस कंपाउंड में CH3OH CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये जो वैलेंसी फ्री है इसको मैं R लिख देता हूं, और R जो है वो कोई भी मतलब हाइड्रोजन एटम हो सकता है या कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एनी एल्काइल ग्रुप। ये कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर ये कोई अराइल ग्रुप हो सकता है। अराइल ग्रुप मीन्स जो बेंजीन रिंग है उसका ग्रुप हो सकता है। तो इसका रिएक्शन जब हम लोग
H2 प्लस NaOH के साथ करते हैं, इसका रिएक्शन जब हम H2 प्लस QH ले सकते हो, NaOH कुछ भी, ये ग्रुप होना मस्ट है CH3। यही मिथाइल ग्रुप जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू CHX3। यही पार्ट CHX3 में ब्रेक होता है, यही हेलोफॉर्म बनता है, यही ये पार्ट। तो ये जब हेलोफॉर्म बन गया तो ये पार्ट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। यही तो समझना है इसमें, ये पार्ट जो है ये ऑक्सीडाइज होगा, RCONA यहाँ के लिए है तो K हो जाएगा और प्लस KX प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। उसी तरीके से जैसे यहाँ कोई X2 है, ये जो CH3 है दैट इज कन्वर्टेड इनटू CHX3 और ये पार्ट ऑक्सीडाइज होता है RCOONA प्लस NaX प्लस H2O में। तो रिएक्शन को चाहे हम यहां से स्टार्ट करें या यहां से, हमेशा जो है वो मिथाइल ग्रुप जो है वो मस्ट है, मिथाइल ग्रुप कंपलसरी है और वही मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट होता है हेलोफॉर्म टेस्ट में। ऐसे समझने के लिए यदि हम इसको देखना चाहें तो जब रिएक्शन होता है इसका X2 के साथ, क्योंकि ये रिएक्शन X2 प्लस NaOH के प्रेजेंस में होता है, तो ये X2 पहले इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। इसीलिए हम फाइनली कह सकते हैं कि ओनली मिथाइल कीटोन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स हेलोफॉर्म टेस्ट। तो जब कोई भी रिएक्शन होता है और वहां हेलोफॉर्म टेस्ट मेंशन है तो हम लोग पहले ये वाला पार्ट लिख लेंगे और फिर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उससे मैच करेंगे हम लोग कि ये हेलोफॉर्म टेस्ट देता है या नहीं देता। तो हेलोफॉर्म टेस्ट कब देगा? जब इसमें CHOH CH3 होगा या फिर RCO CH3 ग्रुप होगा। अब जैसे देखो आप जितना भी प्राइमरी अल्कोहल है तो आप यहां नोट करके पॉइंट लिख सकते हो कि अमंग ऑल प्राइमरी अल्कोहल, अमंग ऑल प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CH2OH। अमंग ऑल प्राइमरी अल्कोहल ओनली इथेनॉल and among all aldehyde, among all aldehyde only ethanol gives haloform test। अब जैसे यहां H लेंगे तो ये इथेनॉल हुआ और ये देता है। जैसे यहां हम कहेंगे कि ब्यूटेनॉल देता है या नहीं, तो ब्यूटेनॉल तो देता ही नहीं क्योंकि इसमें CH3 ग्रुप नहीं है। तो बड़े आराम से हम चेक कर सकते हैं कि कौन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा कौन नहीं देगा। अब देखो आपको रिएक्शन लिखने के लिए जैसे सपोज जो नीट में दिया हुआ रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। जैसे सपोज नाम दिया हुआ, आपको क्वेश्चन में देता हूं आपको कि which of the following gives positive iodoform test, positive iodoform test। अब एक दे दिया पेंटेन थ्रियोन, दूसरा दे दिया आपको बेंजोफिनोन, ये चॉइस में दे रहा हूं, थर्ड दे दिया आपको इथेनॉल और फोर्थ दे दिया आपको ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। तो मैंने जो रूल बताया आपको कि इसमें स्ट्रक्चर लिख लो आप, स्ट्रक्चर लिखोगे आप तो पेंटेन 3 ऑन है तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन 5 कार्बन 1 2 3 4 और थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड हुआ है। इसमें तो मिथाइल ग्रुप है ही नहीं, तो मिथाइल ग्रुप नहीं है तो नहीं देगा। बेंजोफिनोन ये कॉमन नेम है, रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O फिर एक रिंग है, इसमें भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, ये भी नहीं देगा। अब जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि अमंग ऑल एल्डिहाइड ये CH3 ग्रुप है, ये देगा। अब इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, ब्यूटेन 1 ऑल है ये, ब्यूटेन 1 ऑल मतलब टोटल कार्बन 4 है और एक पे OH है, तो यहां तो CH3 ग्रुप है ही नहीं, ये तो पूरा C3H7 ग्रुप है, तो ये नहीं देगा। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, मतलब जो इस टाइप का प्रॉब्लम जो है जनरली नीट में पूछ सकता है, पूछा जाता है। प्रॉब्लम क्या है? मैं प्रॉब्लम देता हूं कि
iodoform test one organic compound A gives CH3 CH2 C double bond C double bond O Na and a yellow crystalline solid CHI3. Identify original compound. ये ओरिजिनल कंपाउंड आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो ये ग्रुप क्या है उससे कोई मतलब नहीं आपको। अभी मैंने क्या बोला कि RC डबल बॉन्ड O CH3 जो होता है ये जब आइडोफॉर्म टेस्ट देता है I2 के साथ तो ये वाला पार्ट आइडोफॉर्म बन जाता है। ये भी तो बोल ही रहा है कि ये पार्ट बन गया आइडोफॉर्म और ये वाला पार्ट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है RCOO Na बनता है। मतलब जो ये RCO है वो COONA बनता है, ये COONA बनता है। तो भाई जब ये CONA बनता है तो ये CO है, बस इतने यही तो चेंज करना है। तो ये आप एज इट इज इसको रहने दो, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल इसको इससे कनेक्ट कर देता हूं ये CH3 को। ये आपका आंसर हो गया। जो भी ABCD में जो चॉइस होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना, यहां तक ऐसे रहने देना है। C डबल बॉन्ड जो O जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, COONA और CHI3 में। ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया हमारा क्या, हेलोफॉर्म टेस्ट। तो ये हमारा हो गया 4th नंबर। अब मैं इसको लिख के रखूंगा, ये 4th है। 5वां नंबर जो है वो आप ले लो, रोल ऑफ CHCl3 प्लस डाइल्यूट अल्कली और CCl4 प्लस डाइल्यूट अल्कली। तो इस केस में क्या होता है कि जब हम लोग CHCl3 प्लस डाइल्यूट अल्कली लेते हैं तो इसका काम होता है, इसमें लिखेंगे हम लोग इट आंसर्स रीमर टाइमन रिएक्शन। इट आंसर्स रीमर टाइमन रिएक्शन। तो ये एक हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन है, चूंकि रिएजेंट के बेसिस पे हम लोग अल्कली यूज कर रहे हैं। ये रिएक्शन कई बार पूछा है, तो आपको केवल रिएजेंट पहचानना है कि भाई इसका रिएक्शन जब करेंगे हम लोग तो ये हमारा OHCHO बनता है। अच्छा, एक मजे की चीज मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान देने की बात है। हम लोग बुक में भी यही देखते हैं मोस्टली जगह में, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम में क्या पूछता है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A when reacts with chloroform and NaOH gives 2 isomeric compound। तो इसलिए आपको ये प्रोडक्ट भी बनता है। तो ये आपको समझना है, क्योंकि प्रॉब्लम में जब दिया रहेगा कि बोथ व्हेन रिएक्ट्स विथ जिंक गिव्स वन प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, तो जब इसका रिएक्शन जिंक के साथ करते हैं तो आपको पता है कि फिनॉल वाला पार्ट जो है वो हट जाता है, CHO, यहाँ ये CHO, ये कहीं भी है, जब एक ही ग्रुप है तो दोनों एक ही कंपाउंड है, इसलिए इसको समझना है आपको। और यही रिएक्शन जब हम लोग फिनॉल का CCl4 प्लस NaOH के साथ करते हैं, बेसिकली ये रीमर टिमन ने ये रिएक्शन किया नहीं था, आगे केमिस्ट ने, दूसरे केमिस्ट ने देखा तो भाई देखा कि ये सिमिलर सेम मैकेनिज्म फॉलो करता है, इसीलिए इसको क्रेडिट दिया गया। इट इज बेसिकली द एग्जैक्ट टर्म इज, इट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ रीमर टिमन रिएक्शन, एक्सटेंशन ऑफ रीमर टिमन रिएक्शन। लेकिन ये प्रोडक्ट सेम बनाता है, इसलिए हम लोग इसको रीमर टिमन रिएक्शन ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि साइंटिफिक फर्टिलिटी में इतना ट्रस्ट है, उतना एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है कि वो जल्दी इधर उधर नहीं करते। चूंकि सेम मैकेनिज्म सब कुछ फॉलो हो रहा है, इसीलिए उनको क्रेडिट दिया जाता है। किसी दूसरे केमिस्ट ने बनाया था, लेकिन ये जब हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो वहां बताएंगे कि ये कार्बिन मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड करता है दोनों। तो ये सब चीज हम लोग मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रोल ऑफ 6th नंबर जो है
वो है रोल ऑफ CO2 एंड डाइल्यूट अल्कली। रोल ऑफ CO2 एंड डाइल्यूट अल्कली, इसका काम होता है इट आंसर्स कोल्ब्स Schmidt reaction, or commonly it is known as Kolb's reaction. It is commonly known as Kolb's reaction. इसमें क्या होता है कि CO2 रिएक्ट करता है NaOH के साथ। तो जब CO2 रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, तो उस केस में ये जो है OH प्लस CO2 प्लस NaOH, डाइल्यूट NaOH है ये प्रोडक्ट बनता है इसमें OH और यहां बनता है ये COH। इससे भी सैलिसिलिक एसिड बनता है, इट ऑल्सो गिव्स सैलिसिलिक एसिड। ये सब स्पेसिफिक रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ Br2 एंड अल्कली। जब ये स्पेसिफिकली Br2 है, ब्रोमीन है, तो ये रिएक्शन कहलाता है। इसमें क्लोरीन या आयोडीन यूज नहीं कर सकते। इट इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन। देखो इसमें बहुत सारा नेमिंग रिएक्शन भी साथ साथ कवर हो रहा है, नहीं, इट गिव्स हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन। जैसा नाम से पता चल रहा है कि जब रिएक्शन ब्रोमीन का अमाइड के साथ होता है, अल्कली के प्रेजेंस में होता है, तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन। तो इसमें लिखोगे आप कि व्हेन अमाइड रिएक्ट्स विद Br2 एंड अल्कली, it forms amine, and obtained amine contains one less hydrogen one less carbon लिखना है आपको, one less carbon than amide। मतलब जितना कार्बन अमाइड में है उससे एक कार्बन कम होगा अमीन में, इसलिए इसको कहते हैं डिग्रेडेशन मतलब डिग्रेड होना, एक कार्बन कम हो जाना। तो जो अमाइड हम लोग यूज करेंगे अमाइड, उसमें अमीन में एक कार्बन कम होगा। तो ये अमाइड यूज करते हैं हम लोग RCONH2 प्लस Br2 प्लस KOH। तो प्रोडक्ट बनेगा RNH2 प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस H2O। कोई भी अमाइड ले सकते हो आप, जैसे सपोज C2H5CONH2 प्लस Br2 प्लस KOH, तो इसमें एक कार्बन कम हो जाएगा, C2H5NH2 प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस वाटर। तो एक कार्बन क्या करना है आपको, कम करना है, चाहे वो एलिफेटिक अमाइड हो या एरोमेटिक अमाइड हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप बेंजामाइड ले लो, तो बेंजामाइड लोगे आप तो क्या होगा, ये CONH2 प्लस Br2 प्लस NaOH, तो इसमें क्या होगा, ये एनिलीन बन जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा। मैकेनिज्म में हम आपको बताएंगे कि कैसे कम होता है। ये सब जो नेमिंग रिएक्शन है उसका एक अलग से, जैसे मैंने बताया इसी में लेक्चर का नाम देके, मैकेनिज्म को जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां बताएंगे। यहाँ पर्पस हमारा ये है कि कैसे हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, और बाय प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंगली बन जाएगा। इसमें क्या, यहाँ Na है तो NaBr प्लस Na2CO3 प्लस वाटर। नेक्स्ट जो रिएक्शन लेते हैं हम लोग वो है रोल ऑफ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली का क्या काम है, जैसे हमने वहां यूज किया था रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली जो कैलिजारोस रिएक्शन देता था। अब इसको हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं इसको। इसका काम है इट आंसर्स सपोनिफिकेशन।
इट आंसर्स सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन आपको पता है कि जब हम लोग एस्टर का रिएक्शन, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ, अल्कली के प्रेजेंस में ये RCONA प्लस R-OH बनता है, ये कहलाता है सपोनिफिकेशन। तो कोई भी एस्टर ले लो आप, जैसे सपोज ये C2H5COOCH3 है, इसका रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं NaOH के प्रेजेंस में, ये प्रोडक्ट बनता है C2H5COONA प्लस CH3OH। ये जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप है वो अल्कोहल बनता है। और आपको पता है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो इस तरीके से इसमें हम लोग जब हॉट एंड कंसंट्रेटेड करते हैं तो सपोनिफिकेशन से जो है एस्टर और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इट इज नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ CaCl3 प्लस अल्कोहलिक QH, अल्कोहलिक अल्कली। तो जब ये स्पेशली केवल क्लोरोफॉर्म है, इसमें कोई भी हम लोग हेलोफॉर्म यूज नहीं करेंगे, क्लोरोफॉर्म। तो इसका काम होता है व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्शन विद अल्कोहलिक अल्कली, तो इट आंसर्स कार्बाइल अमीन टेस्ट। देखो केवल रिएजेंट के हम नीट में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा बोर्ड की तरह कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन कार्बाइल अमीन टेस्ट और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन। तो आपको ट्यून करना, अपने आप को तैयार करना है उसी पैटर्न में जिस पैटर्न से प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो रिएजेंट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, और यदि प्रोडक्ट दिया हुआ है तो रिएक्टेंट क्या है। तो इसका काम है कार्बाइल अमीन टेस्ट। तो आपको पता है कि जो कार्बाइल अमीन टेस्ट होता है, तो कार्बाइल अमीन टेस्ट इज ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमीन, only primary amine with chloroform and alcoholic alkali forms isocyanide. It is a foul smelling substance, और इसको हम लोग कार्बाइल अमीन कहते हैं। NC is called कार्बाइल अमीन, so that's why it is known as कार्बाइल अमीन टेस्ट। तो देखो कैसे जब रिएक्टेंट दिया होगा तो प्रोडक्ट कैसे लिखोगे आप। जैसे हमें सपोज दिया हुआ है C2H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस NaOH, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा C2H5NC प्लस NaCl प्लस वाटर। इसमें लेकिन कंडीशन है ये कि ये प्राइमरी अमीन होना चाहिए, सेकेंडरी अमीन डज नॉट गिव्स दिस टेस्ट। जैसे यदि ये C2H5 ट्वाइस NH होगा, then with chloroform and NaOH it doesn't gives the test. Carbylamine test is not given by secondary or tertiary amines. हाँ ये एलिफेटिक है, एरोमेटिक भी हो सकता है। जैसे सपोज एनिलीन का रिएक्शन करते हैं हम लोग NH2 प्लस CHCl3 प्लस NaOH, ये प्रोडक्ट बनाएगा NC, इसमें क्या है NC प्लस NaCl प्लस वाटर। ये कहलाता है हमारा रोल ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक अल्कली। नेक्स्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं रोल ऑफ अल्कोहलिक अल्कली। 10th नंबर जो है वो हमारा है, क्योंकि मैं सारे अल्कली को एक जगह ले रहा हूं। उसके बाद जो सीरियल ऑर्डर में अपना फर्स्ट लेक्चर में दिया हुआ है नीट के, उसके अकॉर्डिंगली जो नेक्स्ट एजेंट है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें टाइप्स ज्यादा है, और इसमें देख लो आपकी पूरा ऑलमोस्ट जैसे एल्डिहाइड कीटोन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, फिनॉल, ये सारे रिएक्शंस कवर हो रहे हैं। तो ये जस्ट लाइक एक मैजिक है। आप रिएजेंट के रोल को यदि समझते हो, मतलब आप मैजिक समझ लो कि हम ऑर्गेनिक प्रॉब्लम को बिना याद किए हुए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 10th है रोल ऑफ अल्कोहलिक अल्कली। रोल ऑफ अल्कोहलिक अल्कली, तो अल्कोहलिक अल्कली का काम होता है इट आंसर्स
डिहाइड्रो, it answers dehydrohalogenating agent, or it acts as dehydrohalogenating agent. अच्छा, एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सूचना, नोटिस आप लोगों के लिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मतलब मैं जानता हूं कि आप सब्सक्राइब करना चाहते हो, लेकिन पढ़ने में इतना बिजी हो जाते हो कि आप भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। आप सब्सक्राइब जरूर करो मेरे चैनल को, स्टडी विद MK सिंह सर, और अपने फ्रेंड सबको भी, क्योंकि मैं पूरा एग्जॉस्टिव जो ये वीडियो है वो आपको हर एक, मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे के पास ये जो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास पहुंचे, और वो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने शॉर्टकट तैयार किया इस तरीके से, उसका बेनिफिट हो। तो आपको पता है कि अल्कोहलिक अल्कली का क्या काम है? इट एक्ट्स एज डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट, सो इट रिमूव्स हाइड्रोजन एंड हैलोजन। HX रिमूव करता है। तो कैसे रिएक्शन होगा? जैसे ये CH3 CH2 Cl है। सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसा मैंने बताया था कि अल्कोहलिक अल्कली के साथ यदि रिएक्शन करते हैं हम लोग, तो एक जगह से हैलोजन और एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। अब जैसे ये हम लेते हैं CH3 CH Br CH2 CH3, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये क्या है? ये है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन का रिएक्शन जब हम लोग करते हैं, इसको खोल लेते हैं, स्ट्रक्चर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करना मींस ऑल द 4 वैलेंसी को हम सेटिस्फाई कर दें। ये CH3 है, ये Br, ये CH2 और ये CH3 है। यहां से HBr रिमूव होता है। ये प्रोडक्ट बनता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। और एक चांस है यहां से भी रिमूव हो सकता है, क्योंकि ये क्या करता है? एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो यहां से जब रिमूव करेगा तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 है। ये बनता है ब्यूट 1 इन, और ये बनता है ब्यूट 2 इन। बेसिकली ये 15 to 20% बनता है, ये 80 to 85% बनता है। और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। परसेंटेज याद रखना जरूरी नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि एग्जाम में चॉइस क्या दिया हुआ है, चॉइस के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे मान लो सेम क्वेश्चन दिया हुआ आपको और पूछ रहा है इसमें कि जो है ये 10th नंबर है, तो इसके बाद शायद एक आध और होगा, देख लेते हैं कि क्या एक बचा हुआ है, एक या दो जो भी होगा। तो इसमें ये मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे मान लो आपको नीट में ये प्रॉब्लम दिया हुआ है कि which of the following product is obtained when 2-bromobutane reacts with alcoholic KOH। चॉइस दिया हुआ है, पहला चॉइस आपका दिया हुआ है ब्यूट 1 इन, दूसरा दिया हुआ है ब्यूट 2 इन, तीसरा चॉइस दिया हुआ है बोथ A एंड B, और फोर्थ चॉइस दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या करोगे आप? तो यहां जो है, यहां हम लोग चॉइस लिखेंगे बोथ A एंड B। पहला क्वेश्चन ये हुआ। इसी क्वेश्चन को बदल देते हैं, चॉइस बदल देते हैं। सी चॉइस में दिया हुआ है ब्यूटेन 2 ऑल, कुछ भी चॉइस दे दिया। वो गलत चॉइस तो कुछ भी दे सकता है, ये हम थोड़े कर सकते हैं कि गलत चॉइस क्यों दे रहे हो आप। तो उस केस में आंसर ये होगा ब्यूट 2 इन। अब तीसरा क्वेश्चन देते हैं, इसमें भी ये बदल देते हैं, एक है ब्यूट 1 इन और एक दे दिया आपको ब्यूटेन। तो उस केस में ये आंसर हो जाएगा ब्यूट 1 इन। इसलिए ये चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार आप देखोगे कि एक ही प्रॉब्लम का 2 सही आंसर है, लेकिन उसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। तो जितना इजी पेपर लगता है, होता तो इजी है, लेकिन कभी कभी आपको उसमें ट्रिकी पार्ट होता है, तो आपको उसके चॉइस को हड़बड़ करके जल्दीबाजी में नहीं लिखना है, चॉइस को रीड करना है। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके का प्रॉब्लम पूछता है। और ये जो प्रोडक्ट हम डिसाइड करते हैं,
दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सिटजेव्स रूल। सिटजेव्स रूल के अकॉर्डिंगली जो है ये प्रोडक्ट बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू सिटजेव्स रूल मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। जब मैं मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा तो वहां आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कार्बोकेटायन का स्टेबलाइजेशन होता है। अभी आपको केवल ये याद रखना है समझने के लिए कि जो एडजेसेंट कार्बन है उसमें जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होगा वहां से मोर प्रेफरेबली हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, हटाते हैं। अब एक रिएजेंट है उसका रोल ऑफ अल्कली, रोल ऑफ H2O2 एंड डाइल्यूट अल्कली। इसका काम होता है इट आंसर्स डकीन रिएक्शन। एक रिएक्शन है नेमिंग रिएक्शन, इसको कहते हैं डकीन रिएक्शन। तो डकीन रिएक्शन के केस में क्या होता है कि ये जो कंपाउंड होगा पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है ना, व्हेन द कंपाउंड पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये जो CHO है इसका जब रिएक्शन करते हैं हम लोग H2O2 एंड अल्कली के साथ, डाइल्यूट अल्कली के साथ, तो इसमें ये जो ग्रुप है ये OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं डकीन रिएक्शन। तो हमने सारे जो रिएजेंट थे रोल ऑफ अल्कली का वो पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया काफी डिटेल में। और अब आप कहीं से भी किसी भी चैप्टर से भी प्रॉब्लम उठा के सॉल्व कर सकते हो। इसमें ये जो मेरा मेथड है पढ़ाने का, तो इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो किसी भी साल का आप उठा के एक साथ सॉल्व कर सकते हो। ये नहीं कि 3-4-5 महीने तक हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो रिएजेंट के बेसिस पे करना है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और बार बार मुझे कहने में ये याद दिलाना पड़ता है आप लोग को कि सब्सक्राइब जरूर करना, फ्रेंड्स को जरूर आप शेयर करना, क्योंकि जितने बच्चों को आप बताओगे अपने में डिस्कस करोगे तो डिस्कशन से भी आपका प्रैक्टिस होगा। और हम बहुत ही हेल्दी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही मोस्ट पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ नीट को सिंप्लीफाई करने का कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे रैंक से हो। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स माय स्टूडेंट्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।